एप्पल का बीज आपने बताया, तो इसके बीज को जब हम क्रश करते हैं मुंह के अंदर तो कुछ रसायन है जैसे एमेग्लाइट्स इसके अंदर एक होता है तत्व, तो जब वो रिलीज होता है मुंह के अंदर तो ये कार्सिनोजेन है, मींस कैंसर कॉज कर सकता है। रात में सोते समय डेली दवा की तरह अल्कोहल के इंटेक से कैंसर से बचने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये एक पूरी तरह से मिथ है। बल्कि जो अल्कोहल है ये एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है जो कि अपने आप में कार्सिनोजेनिक है, तो इससे तो कैंसर की संभावना और बढ़ जाती है। बायोप्सी के बाद कैंसर तेजी से फैलता है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से मिथ है। बायोप्सी बिल्कुल सेफ है, इससे कैंसर बिल्कुल नहीं फैलता है। तो लीजिए, हो गया सब दूध का दूध और पानी का पानी। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हो सकती हैं जिनसे कैंसर जैसी खतरनाक डिजीज़ का खतरा बढ़ता है? और ये चीज़ें इतनी कॉमन हैं कि इनका इस्तेमाल आप तो क्या, हम सब अपनी डेली लाइफ में लगभग करते ही हैं, पर कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते कि इनसे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। हमारी डेली लाइफ से जुड़ी ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें जो हमें कैंसर की ओर आगे बढ़ाती हैं, इनसे अवेयर कराने के लिए आज दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर स्क्रीनिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवधेश तिवारी जी। सो डियर डॉक्टर की सीरीज में स्वागत करते हैं डॉक्टर अवधेश का। हेलो सर। नमस्कार। सो सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कैंसर आखिर होता क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? तो पहले हम बहुत आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैंसर क्या है। तो अगर इसकी परिभाषा बोलें तो इट्स अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, या हिंदी में बोलेंगे एक अनियंत्रित असमान कोशिकाओं की वृद्धि। अब हम इसको समझते हैं क्या चीज़ है। तो हमारे शरीर की जो यूनिट है ये है कोशिकाएं, सेल। जैसे कोई इमारत है या कोई स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे ब्रिक्स से मिलकर बना होता है, ईंटें होती हैं, उसकी इकाई होती है। ठीक उसी तरह जो हमारी बॉडी है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन कोशिकाओं में लगातार डिवीज़न होता रहता है, सेल डिवीज़न जिसको हम बोलते हैं, जिससे इनकी संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो जब हम पैदा होते हैं, जब हम मरते हैं, तो जीवन से लेके मरण तक हमारे शरीर में ये सेल डिवीज़न होता रहता है। इससे हमारा नंबर बढ़ता है। जब हम बहुत छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, हमारा साइज़ बढ़ा, तो ये कैसे बढ़ रहा है? सेल डिवीज़न के थ्रू बढ़ रहा है। तो क्या होता है, जैसे एक सेल है ये 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर जो इंडिविजुअल 2 सेल हैं ये फिर 2-2 सेल में डिवाइड होंगी, तो इस तरह से इनका नंबर बढ़ता रहता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और ये कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है। कुछ जीन्स होती है जो इनको चेक करती रहती है कि इनमें कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हो, तो उनको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो एक क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म रखती है इसके ऊपर कि भाई ये जो वृद्धि है ये बिल्कुल कंट्रोल्ड हो। जैसे क्या होता है, कोई भी सेल है जब ये डिवाइड हो रही तो उसकी एक लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ है। तो अप्रॉक्सीमेटली माना गया है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं ये 40 से 60 बार डिवाइड होती हैं। इसके बाद इनकी एज पूरी हो जाती है और ये ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है इनकी। तो जो डेथ का प्रोसेस है इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एक फिजियोलॉजिक प्रोसेस है जिसके कारण ये सेल खुद ही एक तरह का सुसाइड कर लेती हैं, ऑटोलिसिस हो जाती है इस सेल में। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो कुछ इनमें म्यूटेशन आ जाते हैं जीन में, जो सेल डिवीज़न को प्रेरित करते हैं कारक। म्यूटेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे हमको कोई रेडिएशन मिल गया या कोई केमिकल हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है डिसरप्ट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाते हैं, तो ये एबनॉर्मल हो जाती सेल। तो नॉर्मली क्या होता है बॉडी में, जब कोई अबनॉर्मल सेल होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको डिटेक्ट करता है, उसको मारता है। कभी कभी क्या होता है, जो इनको डिटेक्ट सिस्टम, जो इंस्पेक्टर सेल्स होती हैं, जैसे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है हमारी, कभी कभी इनमें ही म्यूटेशन हो जाता है, तो जो चेकिंग पॉइंट है हमारा वो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो इनकी संख्या एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगती है। तो जो वही सेल्स एबनॉर्मल और अनियंत्रित हो जाती हैं तो हम इसको बोलते हैं कैंसर। अब कैंसर के अगर किसी भी भाग में है, जब वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ेगा तो पहले तो लोकलाइज्ड होगा, आसपास होगा, फिर धीरे धीरे वो शरीर के अन्य हिस्सों में फैलना चालू होगा। तो जो नॉर्मल अंग हैं हमारे शरीर के या पार्ट है अलग अलग, तो ये उनका जो नॉर्मल फंक्शन है फिर ये उसमें दिक्कत पैदा करेगा, उनको काम नहीं करने देगा और अल्टीमेटली फिर डेथ हो जाएगी। ये तो हो गया कि कैंसर क्या है। अब डॉक्टर साहब, हम लोग उस बात पर आते हैं जिसको लेकर या जिससे जुड़ी अवेयरनेस को लेकर हम आज बात करने आए हैं कि हम आज के समय में अगर देखें तो कैंसर इतनी तेजी के साथ स्प्रेड हो रहा है कि मतलब अगर किसी में सुने कि अरे उसको कैंसर हो गया, तो क्या हमारी डेली लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो ये इतना कॉमन हो चुका है? लाइक बताया जाता है कि क्या जो प्लास्टिक के बर्तन हैं और नॉन स्टिकी कुकवेयर्स हैं, बिल्कुल, ये सब भी कैंसर स्प्रेड करने के बड़े कारणों में से एक हैं। तो क्या ऐसा है? देखिए, कुछ तो भ्रांतियां हैं और कुछ चीज़ों में बहुत सारी सत्यता है। पहले तो हम ये समझें कि कैंसर कितना खतरनाक है। तो अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो इस समय पूरे विश्व में
लगभग 55 मिलियन के आसपास लोग हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर साल 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ लोग हैं जो मौत के मुंह में समा जाते हैं दुर्भाग्य से इस कैंसर के कारण। अगर हम भारत की बात करें तो जो लेटेस्ट आंकड़ा WHO ने दिया था वो शायद 2010 का था, करीब 14.2 लाख आदमी था, 14.2 लाख आदमी जो कैंसर से ग्रसित था। तो इसका मतलब ये भयावह बीमारी तो है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है और विश्व में मौत के होने वाले कारणों में इसका जो नंबर है वो नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पे कार्डियक डिजीजेस हैं जो वेस्कुलर सिस्टम है, हार्ट अटैक वगैरह। उसके बाद अगर जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है मौत का वो है कैंसर। अब जैसा आपने पूछा कि ये प्लास्टिक के बर्तन या नॉन स्टिक जो अपने पैन वगैरह हैं, पुराने समय के जो नॉन स्टिक आते थे तो उनके ऊपर बेसिकली, हालांकि अभी भी जो नॉन स्टिक आते हैं उनकी जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है। तो टेफ्लॉन जो होता है वो PTFE उसका जो मेन कंपोनेंट होता है। PTFE इज पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो इसका रासायनिक घटक होता है। तो ये क्या करता है, जब इसको बहुत हाई डिग्री पे गर्म करते हैं तो उसमें कुछ जहरीले तत्व निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, जैसे PFOE हो गया, पैराफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड एक केमिकल होता है जो इसको बहुत गर्म करने पर निकलता है। तो ये कार्सिनोजेनिक है। तो ये अगर आपके शरीर में पहुंचा तो ये आपको कैंसर कॉज करेगा। अब है क्या, जो PFOE है इसको 2013 में अधिकतर देशों ने इसको बैन कर दिया है। तो आज की तारीख में जितने भी आपके पास ब्रांडेड जो नॉन स्टिक कुकवेयर हैं इनमें PFOE फ्री हैं, तो आप निश्चिंत होकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है ICMR की, उसने बोला है कि अगर इनमें वियर एंड टियर हो जाता है या आपके पास बहुत पुराने बर्तन पड़े हुए हैं जो 2013 से पहले के हैं, तो उनमें संभावना है कि वो हानिकारक केमिकल जो PFOE हो वो उससे युक्त हो और जब बहुत गर्म करें तो उसमें रिलीज़ हो। हालांकि यहाँ पर भी एक सवाल ये है कि कितना गर्म, तो नॉर्मली गर्म करने पे नहीं होगा। इसकी जो मात्रा है वो ये है कि 260 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब हम उसको गर्म करें, तो प्रैक्टिकली हमारे किचन में ऐसा संभव नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है कि आपने उसको केवल एक बर्तन पैन गैस पे रखा और आपने तेज आंच में उसको छोड़ दिया और वो भी करीब 1.5 या 2 या 2.5 घंटे तक छोड़ेंगे, तब कहीं जाके ये जहरीले रसायन उससे निकलेंगे, जो कि प्रैक्टिकली हमारे किचन में संभव नहीं है। तो जो आपके नॉन स्टिक पैन है वो तो आप निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश करिए कि वो कटे फटे नहीं हो, उनकी जो परत है वो उधड़ नहीं रही हो और फ्रेश हो। जो भी ब्रांडेड कंपनी के हो तो आप निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा घटक जो हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हो प्लास्टिक। प्लास्टिक तो वास्तव में बहुत खतरनाक चीज़ है। जो प्लास्टिक के बर्तन हैं इनमें मेन जो होता है PFA निकलता रहता है या फैटलेट्स जो इनके केमिकल हैं। तो बहुत सारी जब उसको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं या हम प्लास्टिक के कप लेते हैं उसमें गर्म चाय डालते हैं तो बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे डाइऑक्सिन है, स्टाइरिन है, इस तरह के केमिकल निकलते हैं जो कि नॉन कार्सिनोजन है, जिनको ICMR ने भी क्लासीफाइड किया हुआ है कि ये कार्सिनोजन है। तो अगर ये शरीर में पहुँचे तो ये खतरा पैदा करेंगे। तो इससे अच्छा हो कि हम प्लास्टिक की जगह सिरेमिक के बर्तन इस्तेमाल करें। स्टेनलेस स्टील है, कास्ट आयरन है, तांबा है, इवन जो हमारा चॉप बोर्ड होता है जिसमें हम सब्जियां काटते हैं वो प्लास्टिक का अगर है तो उसके 2 नुकसान हैं कि जो लगातार चाकू से जब हम सब्जियों को काट रहे हैं तो उसके प्लास्टिक के भी कुछ टुकड़े जिसको कि हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं वो भी कट कट के सब्जियों के साथ मिल रहे हैं और जब वो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, चूँकि वो कभी ख़राब नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, नष्ट नहीं होते, तो हमारे शरीर के अंदर जमा हो रहे हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन भी पैदा कर रहे हैं, बहुत सारे रोगों को जन्म दे रहे हैं, उसके अलावा ये कैंसर भी कॉज कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपके पास प्लास्टिक का है तो उसकी जगह आजकल लकड़ी के या बैम्बू ट्रीज़ के आते हैं उनको इस्तेमाल करें, और अगर प्लास्टिक का है तो उसको समय समय पर बदलते रहें। इसी के साथ कहते हैं कि वो डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं क्या वो भी हार्मफुल हैं कैंसर से? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्पोजेबल भी सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि उसके कुछ हानिकारक केमिकल्स हैं, जैसे डाइऑक्सिन है, स्टेराइन है, ये उसके गर्म होने पे उससे रिलीज होते हैं ये केमिकल, जो कि खाने में मिल जाएंगे और खाने के साथ हमारे शरीर में जाएंगे, और ये नॉन कार्सिनोजन है। नॉन कार्सिनोजन मीन्स ये कैंसर इंक्रीज करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, तो कैंसर कॉज कर सकते हैं ये। डॉक्टर साहब, इसी के साथ जब हम लोग फ्रिज में बहुत सारी चीज़ों को रेफ्रिजरेट करते हैं, उसमें संभाल के रख लेते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा समय तक फ्रिज में सामान रखना क्या वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितनी भी ताज़ी फल सब्जियां, इवन जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो मीट वगैरह खा रहे हैं, ये जितना फ्रेश है उतना अच्छा है। जब उसको फ्रोजन करते हैं, जब उसको प्रोसेस्ड कर देते हैं, तो इनमें कार्सिनोजन की मात्रा बढ़ती रहती है। तो जो स्वस्थ ताज़ा फल आहार मीट वगैरह है, अगर हमें ताज़े ले रहे हैं तो अच्छा है। प्रोसेस्ड फ्रीज या फ्रीज्ड जो हैं या पिकल्ड टाइप के हैं, जो बहुत सारे मसालों के साथ रखे गए प्रिजर्व करके, और ख़ास तौर से जो कंपनियों के बने हुए प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल हो रहा है इनको प्रिजर्व करने के लिए, वो तो बहुत ही हार्मफुल है, तो इनसे बचना चाहिए।
डॉक्टर साहब ऐसा भी कहते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं या कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनका कुछ स्पेशल पार्ट वो भी कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लाइक एप्पल का बीज बताते हैं कि कैंसर स्प्रेड करता है। बिल्कुल सच बात है, लोगों में शायद इसके बारे में जागरूकता नहीं है। तो हालांकि बहुत कम मात्रा में तो नहीं करता है, बट जैसे एप्पल का बीज आपने बताया, तो इसके बीज को जब हम क्रश करते हैं मुंह के अंदर, तो कुछ रसायन है जैसे एमेग्लाइट्स इसके अंदर एक होता है तत्व, तो जब वो रिलीज होता है मुंह के अंदर तो ये कार्सिनोजेन है, मीन्स कैंसर कॉज कर सकता है। तो अगर हम एप्पल के बीज को क्रश कर रहे हैं तो बेहतर तो ये कि हम नहीं खाएं। खा भी रहे हैं, अगर कुछ किसी को पसंद है, टेस्ट के लिए लोग खाते हैं, तो एटलीस्ट मुंह में क्रश नहीं करें, उसको सीधे ले सकते हैं और बहुत कम मात्रा में। सेम उसी तरह जैसे आलू है, तो आलू तो हमारे हर घर में यूज़ होता है, पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो स्प्राउटेड पोटैटो होता है, जो अंकुरित आलू होता है, जो हरा पार्ट होता है, जो नया नया अंकुरण उसमें निकलता है हरे रंग का, या आलू जो हरा हो जाता है, उसमें भी सोलोनाइन एक कार्सिनोजेन है। तो सोलोनाइन भी अपने आप में खतरनाक है, जो शरीर में जाएगा तो आपको नुकसान करेगा। तो जो हरा वाला आलू है या उसका अंकुरित पार्ट है, हमें उसको नहीं खाना चाहिए। और जैसे टमाटर है, टमाटर में होता है लाइकोपिन, तो लाइकोपिन तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये कैंसर से लड़ने में भी सहायक होते हैं और इवन इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट। तो एक लिमिटेड मात्रा में ले रहे हैं तब तो ठीक है, बट टमाटर को अगर हम बहुत फ्राई कर रहे हैं, बहुत मसालों के साथ फ्राई कर रहे हैं, अच्छा फ्राई में भी क्या होता है, जैसे हम बाहर से अगर खा रहे हैं तो पाम ऑयल में वो लोग इसको फ्राई करते हैं और वही ऑयल बार बार यूज़ होता है, जो काला पड़ जाता है उसको बार बार इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो हार्मफुल रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्राइड लाइकोपिन हम कर रहे हैं तो वो भी कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि वो कार्सिनोजन हो सकता है। तो जैसा हमारा एक कहावत बोली जाती है कि अति हर चीज़ की बुरी है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। नॉर्मल मात्रा में अगर इन सब्जियों का आप सेवन कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, बट अगर बहुत ज़्यादा अधिकता में ले रहे हैं तो ये नुकसानदेह हो सकती है आपके लिए। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा आते हैं ओरल कैंसर की तरफ। बिल्कुल। हम लोग जैसे अपनी ओरल केयर को लेकर, अपनी डेंटल केयर को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। तो ऐसे में जब कभी हम अगर अक्सर देखते हैं कि कई लोगों को मुंह के छाले या दांतों में कैविटीज़ अक्सर रह के कैविटीज़ हो गई और कैविटीज़ को अनदेखा करा कि बार बार फिलिंग करा के उसको चला लिया आगे तक। तो क्या ये बार बार होने वाली कैविटीज़ और मुंह के छाले ये सब भी हमको क्या ओरल कैंसर की तरफ ले जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि इनमें संभावना है 100% ले नहीं जाते हैं, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कैविटी तो ये हो गई कि दांतों में सड़न है, अगर हमारी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी नहीं है या ब्रश करने की फ्रिक्वेंसी हमारी ठीक नहीं है, तरीका सही नहीं है, तो दांतों में जो सड़न या जो गड्ढा बनता है हम उसको कैविटी बोलते हैं। तो अगर लंबे समय तक रहेगी तो कैविटी दांतों से होते हुए फिर मसूड़ों में, बोन में इस तरफ जा सकती है, और जब इनमें इन्फेक्शन होते हैं तो कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ये कार्सिनोमा की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरी जो बात आपने छालों की कही है, तो जो बार बार अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो ये मल्टी फैक्टोरियल रीज़न है, मीन्स बहुत कारण हो सकते हैं छालों के। जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लाइक आयरन की कमी से हो जाता है, फोलिक एसिड की कमी है, विटामिन B12 है, इवन जिंक की कमी से भी आपके मुंह में छाले हो रहे हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है आज की तारीख में। आज की तारीख में हर दूसरा आदमी स्ट्रेसफुल है, उसको टेंशन है किसी न किसी चीज़ की, तो स्ट्रेस भी इन छालों को बढ़ावा देते हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम काम बहुत कम करते हैं, बैठने का काम हमारा ज़्यादा, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो इसमें क्या जो डाइजेशन संबंधी जो हमारे विकार हैं, पाचन संबंधी जो एसिड रिफ्लेक्स आता है, एसिडिटी जो रहती है, तो अगर लॉन्ग टर्म तक एसिडिटी है तो ये भी मुंह पे छाले आ सकते हैं और ये इवन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं लंबे समय तक। तो अगर कोई भी छाला आपके मुंह में है और उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, नॉर्मल दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसको तुरंत अपने किसी डॉक्टर को दिखाएं, ये कैंसर भी हो सकता है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब इसी तरह जब मुंह में कभी कोई घाव हो जाए या अक्सर होता है कि गले में दर्द है, वो लगातार बना रहता है, तो क्या ये गले का दर्द या मुंह का घाव ये भी कैंसर से जोड़ सकता है हमें? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर आपका मुंह का घाव है या कहीं गले में आपको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ में भारीपन आ रहा, आवाज़ चेंज हो रही है, तो ये सिम्टम है कि आपको कैंसर हो सकता है। तो इसकी जाँच कराना आवश्यक है। अगर स्पेशली अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हो रहा, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि कैंसर हो, तो इसको तुरंत ही दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिथ है, अब मिथ है या सच्चाई है ये तो आप बताइए, कि बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड होता है, क्या ऐसा है? ये पूर्णतया भ्रांति है, मिथ है। और आज की तारीख में तो हम देख रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रहे हैं और इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि बायोप्सी नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल गलत है।
इस देश में आज तक करोड़ों लोग इसी बायोप्सी की मदद से ठीक हो चुके हैं। बायोप्सी केवल एक जांच प्रक्रिया है जिसमें से आपका छोटा सा एक टिश्यू का पार्ट लेते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उससे ये कंफर्म करते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है, कैंसर है तो किस प्रकार का है, किस स्टेज पे है, और हम उस हिसाब से बायोप्सी के आधार पर ही हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो बायोप्सी 100% मीन्स 100% सेफ है। आज तक इसके ऊपर हज़ारों स्टडीज़ हो चुकी हैं, किसी एक भी स्टडी में ऐसा पाया नहीं गया है कि बायोप्सी के बाद कैंसर तेज़ी से फैला हो या बायोप्सी होने से कैंसर होता हो। तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, आपके डॉक्टर ने आपको बायोप्सी के लिए बोला है, तो इसको बिना झिझक के, बिना डर के इसको तुरंत कराएं। अब आपसे मतलब एक बहुत जनरल सा और बहुत बड़ा ही सवाल मानेंगे कि कैंसर एक बार डिटेक्ट हो गया, इलाज हो गया और माना कि कैंसर ठीक हो गया पूरी तरह से, फिर भी ये सोचा जाता है, हमारे समाज में माना जाता है कि नहीं, कैंसर फिर से वापस आ सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो क्या ऐसी संभावना है? बिल्कुल, कैंसर में रिकरेंस के चांस होते हैं, बट हम जितनी जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेंगे उतनी ही संभावना है कि ये ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इसकी उतनी अच्छी होगी। जैसे नॉर्मली अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो 4 स्टेज होती हैं। तो पहली 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और 2, इसको अर्ली स्टेज बोलते हैं। इसमें संभावना इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी रहती है, ठीक भी हो जाता है, रिकरेंस के चांस भी कम रहते हैं। स्टेज 3 या स्टेज 4 लेटर स्टेज हैं, जिसमें जैसे जैसे स्टेज बढ़ रही है तो रिकरेंस के चांस भी बढ़ रहे हैं, इवन इसका ट्रीटमेंट भी जटिल हो जाता है। 4 में भी बहुत सारी इसकी स्टेज 4A, B, C है। तो इवन स्टेज 4A में तो ट्रीटमेंट करते हैं, B और C में पैलेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं क्योंकि उसका इलाज ही नहीं है, फिर बहुत लेट हो चुका है। तो जितना जल्दी हम कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे और इसका इलाज करवाएंगे तो रिकरेंस के चांसेस भी उतने कम होंगे और इलाज की प्रोग्नोसिस भी उतनी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर अवधेश तिवारी जी हमारे साथ, कैंसर से जुड़ी आज बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करी। तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी बातें आपने कैंसर से जुड़ी बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।